शुरू शुरू में जब इंटरनेट नया नया आया था तो उस वक्त के लोगों को लगता होगा कि पता नहीं क्या ही चीज बना दी है। इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन को भेजने और रिसीव करने की इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से उस वक्त के लोगों ने इंटरनेट के फ्यूचर को लेकर न जाने क्या क्या प्रेडिक्शंस किए होंगे। लेकिन उन सभी लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेंशंस में से एक इंटरनेट एक दिन मीम्स, ट्रोल्स, डोजकॉइन एंड सिंप कल्चर जैसी चीजें रूल करेंगी। अब तो इंटरनेट के ऊपर एक ऐसा टाइम आ गया है जब कोई भी पता नहीं लगा सकता कि कौन सी चीज कब एक मीम बन जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जेवियर चाचा को ही देख लीजिए, देखते ही देखते इतने पॉपुलर हो गए कि पूरी दुनिया के इंटरनेट कम्युनिटी उनको जानने लगी। लेकिन अभी हाल ही में इंटरनेट कल्चर के बीच एक ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसने पूरी दुनिया के मीमर्स, डिजिटल आर्टिस्ट, कॉस्प्लेयर्स एंड स्पेशली इंटरनेट सिम्प्स को हिला डाला है। तो इस ब्लास्ट की शुरुआत तब हुई जब ब्राजील के लाइट हाउस स्टूडियोज ने ट्विटर के ऊपर एक इमेज शेयर की जिसे उन्होंने सैमसंग की एक साइड फर्म चाइल्ड मार्केटिंग एजेंसी के साथ मिलकर बनाया था। और यही वो इमेज है जिसने इंटरनेट के ऊपर तबाही मचाई हुई है। सैम नाम के इस वर्चुअल अवतार ने इंटरनेट को अपने पीछे पूरी तरह से पागल कर दिया है। अब कहा तो ये जा रहा है कि सैम असल में सैमसंग डिवाइसेस की एक वर्चुअल असिस्टेंट है, जिस बात को अभी तक सैमसंग ने ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया है। पर इस बात के ऊपर सैमसंग कुछ बोले या ना बोले, लेकिन इंटरनेट अपनी जुबान बोल चुका है। करंटली ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर सैम एक सुपर पॉपुलर कैरेक्टर बन गई है। कई सारे लोग इसके ऊपर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं तो कई सारे लोग कुछ अलग काम भी कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये एक टेक रिलेटेड न्यूज है, इसीलिए हिडन कैलिबर पे इसकी बात करना थोड़ा सा आउट ऑफ थीम तो नजर आता है। बट क्योंकि सैम एक 3D एनिमेटेड CGI मॉडल है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सैम के पीछे के एनिमेशन के ऊपर बात करते हुए ये भी पता लगाया जाए कि कैसे सैम एक परफेक्ट एनिमेटेड फिगर होने के साथ साथ एक मार्केटिंग जीनियस भी है। तो इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए इसकी शुरुआत सैम को बनाने के पीछे की मार्केटिंग मेंटालिटी को समझने से करते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट कल्चर को टैप करने के लिए इससे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती थी। बड़ी बड़ी कंपनीज को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि इंटरनेट कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसिंग पावर है। एंड स्पेशली सैमसंग जैसा ब्रांड जिसकी क्लाइंट रेंज ऑलमोस्ट हर तरह के और हर एक एज ग्रुप के लोगों के बीच में फैली हुई है, उनके जैसे बिजनेस के लिए इंटरनेट मार्केटिंग एक बहुत ही क्रूशियल चीज हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इंटरनेट यहाँ मेजोरिटी बेसिस पर वर्ल्ड वाइड यूथ पॉपुलेशन होती है और ऐसी ऑडियंस के बीच एक जरा सी ओवर स्मार्टनेस या फिर एक गलत मूव और आपकी पूरी की पूरी कंपनी को एक मीम बनने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस केस में चाहे ये ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो, लेकिन सैमसंग की तरफ से ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। अब अगर आप हिडन कैलिबर की वीडियोस को थोड़ा पहले से देख रहे हैं देन आप इस बात को जानते होंगे कि किसी भी लेवल के क्वालिटी एनिमेशन को बनाने में कितने सारे एफर्ट्स एंड कितने सारे रिसोर्सेज लगते हैं। और अगर हम एक बार को सैम की CGI क्वालिटी को देखें देन हम इस बात को जान सकते हैं कि इसे बनाने में अच्छे खासे रिसोर्सेज लगे होंगे। लेकिन फिर वही बात है कि चाहे कितने भी पैसे खर्च हुए हों, एक ट्रेडिशनल एंड ओवर प्रोफेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के सामने जिसके अंदर बिलबोर्ड्स, मैगजीन, टीवी एड्स, न्यूज़पेपर या पेड इंटरनेट एड्स के ऊपर जितना खर्चा होता है, सैम की मार्केटिंग के लिए उन सभी के मुकाबले कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ा। सिर्फ इस 3D CGI अवतार को बनाने में जितने पैसे लगे होंगे बस उतना ही इन्वेस्टमेंट था। बाकी की बची हुई पॉपुलैरिटी एंड फ्री मार्केटिंग इंटरनेट ने अपने आप ही कर दी। वरना जरा सोचिए कि सैम असल में अभी सिर्फ ब्राजील के सैमसंग स्टोर्स में अवेलेबल थी, जिसे अब शायद वहां से भी हटा लिया गया हो। लेकिन इंटरनेट कल्चर ने उसे ब्राजील से उठाकर पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये एक बहुत ही परफेक्ट एंड इंडीड एक जीनियस ट्रिक थी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। माना सैम एक क्यूट एनिमेटेड अवतार है, लेकिन है तो असल में सिर्फ एक फीमेल अवतार ही ना। अब अगर एक सिंपल तरीके से सोचें तो सही में इस बात में कोई लॉजिक नजर नहीं आता। भाई आखिर सैम इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? अगर इसे रियल दुनिया में ऐड किया जाता तो पॉपुलर होना तो दूर की बात, शायद कुछ देशों के अंदर अब तक इसे बैन भी किया जा सकता था। बट लकीली इंटरनेट इन सब मामलों में देशों की सीमाओं से बहुत ऊपर है। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ विनोद जैसा सिर्फ एक नाम और JCB जैसी सिंपल मशीन की खुदाई रातों रात वायरल हो जाते हैं। और इंटरनेट ही वो जगह है जहां शॉट ऑन आईफोन एंड वाइड पुतीन जैसे सिली बट हिलेरियस मीम कॉन्सेप्ट रूल करते हैं। अगर एक बार को रियल वर्ल्ड के हिसाब से सोचें तो इन सब चीजों का पॉपुलर होना कोई भी सेंस नहीं बनाता। बट अगेन इंटरनेट पे तो कुछ भी पॉसिबल है। और रही बात सैम को एक क्यूट फीमेल अवतार बनाने की, देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में वर्चुअल फीमेल्स को एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह से यूज करना कोई नई बात नहीं है। अब वैसे तो हिडन कैलिबर चैनल पे हम सब लोग एनिमे व्यूअर्स हैं, इसलिए हम सब तो इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी एनिमे या जापानीज कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं देखा है देन जरा एक बार इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देखिए और इसे देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। साउथ कोरिया एंड जापान जैसे देश वर्चुअल फीमेल मॉडल्स के इस्तेमाल से प्रोडक्ट मार्केटिंग करने में PhD कर चुके हैं। एंड बिकॉज ओरिजिनली सैमसंग बीइंग अ साउथ कोरियन कंपनी, इसलिए उसका उन्हीं एडवर्टाइजिंग मेथड्स का यूज करके सैम को डेवलप करना एक कंप्लीट सर्कल बना देता है। इसके साथ ही अगर आपको याद हो तो मैंने आज तक की जितनी भी वीडियोस बनाई है उन सब में से ऑलमोस्ट 40 to 60% वीडियोस के अंदर मैंने हर बार इस बात को कहा है
कि एनिमेशन सिर्फ एक मन बहलाने वाले या फिर बच्चों के लिए बनाए जाने वाले शो से बढ़कर भी और बहुत कुछ है। एनिमेशन एक ऐसा मीडियम है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इसका वर्सेटाइल नेचर इसे बाकी सभी कम्युनिकेशन मीडियम जैसे कि कोई किताब, रियल ह्यूमन फिगर या फिर एक ट्रेडिशनल पेपर से ज्यादा एडवांटेजेस दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एनिमे को ही ले लीजिए, स्पेशली वो एनिमे जो कि टीनेज एंड अडल्ट ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं और ऐसे ही एनिमेस को शोनन एनिमे भी कह दिया जाता है। तो ऐसे ही एनिमेस के अंदर आपको एनिमेशन की ट्रू फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। अलग अलग शोनन एनिमेस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि भले ही उन सबको बनाया तो एनिमेशन से ही जाता है, लेकिन फिर भी हर एक शो का एनिमेशन स्टाइल, उसकी एनिमेशन का लेवल एंड लेवल ऑफ क्रिएटिविटी हर बार एक दूसरे से अलग होते हैं। एनिमेशन एज अ मीडियम किसी भी क्रिएटर को ऑलमोस्ट एक इनफिनाइट फ्रीडम प्रोवाइड कर देता है, जिसका यूज करके कोई भी आर्टिस्ट जैसे चाहे वैसे अपनी आइडियाज को दुनिया के सामने रख पाते हैं। अब अभी कुछ ही दिन पहले मैंने फॉर दोज हु थिंक एवरी एनिमेशन इज अ कार्टून नाम से एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंत में मैंने चैनल की ऑडियंस से एक सवाल पूछा था। एक सवाल जिसके मुताबिक ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आज भी कई सारे लोगों के लिए किसी भी तरह का एनिमेशन एक लाइव एक्शन मूवी के सामने कम पड़ जाता है। सच बताऊं तो मैंने एक अंदाजा तो लगाया था कि कुछ 20-30 लोग मेरे सवाल पर रिएक्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्स और ओपिनियंस मुझे उस वीडियो में मिले वो काफी इंसेन थे। कई सारे लोगों ने इतने ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग ओपिनियन शेयर किए जिन्हें शायद मैं खुद से कभी नहीं सोच पाता। और उन्हीं सब ओपिनियंस को पढ़ने के बाद मैंने जो एक एवरेज आंसर निकाला वो यही था कि भले ही दुनिया का कितना ही इंटेंस या फिर कितना ही मैच्योर एनिमेशन क्यों ना हो, पर एक रियल ह्यूमन ब्रेन के लिए वो हमेशा एक एनिमेशन ही रहेगा जहाँ सिर्फ कुछ ड्राइंग्स एंड इमेजेस किसी ह्यूमन एक्शन या फिर किसी ऑर्गेनिक क्रिएचर का इल्यूशन देते हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि भाई एनिमेशन एक कॉपी है रियल लाइफ ह्यूमंस की। और क्योंकि एक लाइव एक्शन मूवी के अंदर असली ह्यूमंस होते हैं तो बजाय एक एनिमेटेड ह्यूमन के कंटेंट को देखने वाले लोग लाइव एक्शन ह्यूमन से ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। एंड पर्सनली आई थिंक कि अगर कुछ एस्पेक्ट जैसे कि रियल ह्यूमन इमोशंस या फिर एक ह्यूमन टच की बात करें तो यहाँ ये जवाब फिट बैठ सकता है। लेकिन ऑडियंस के साथ कनेक्ट बनाने में एनिमेशन भी पीछे नहीं है। एक एनिमेटेड कंटेंट के अंदर भले ही असली इंसान नहीं होते, लेकिन उन एनिमेटेड ह्यूमंस के अंदर इंसानों की वो साइड भी दिखाई जा सकती है जिसे रियल ह्यूमंस के साथ करना पॉसिबल नहीं है। और इसका एग्जांपल अगर फिर से एनिमे या डिज्नी की मूवी से उठाएं तो एग्जैजरेटेड इमोशंस एंड इररिप्लेसेबल एक्शन विद अ यूनिक स्टोरी किसी भी लाइव एक्शन मूवी से कम नजर नहीं आती। और अगर इस पूरी बातचीत को फाइनली रैप अप करूं तो कुल मिलाकर एक फाइनल डेफिनेशन जो सामने आती है वो यही है कि एनिमेशन जैसे मीडियम का यूज करके ऐसी ऐसी चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं जिन्हें असली ह्यूमंस के साथ ट्राई करना एक टेरिबल मिस्टेक से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। तो जब मैं इस वीडियो को लेकर रिसर्च कर रहा था तो मैंने किसी बंदे का एक ट्वीट देखा जिसमें उसने ये लिखा था कि वर्चुअल सैम का जो ये चेहरा है वो ओचाको और नोबारा नाम की 2 फीमेल एनिमे कैरेक्टर से बहुत मिलता है। और क्योंकि इस चैनल के ऊपर मोस्टली एनिमे व्यूअर्स कई सारे एनिमेज देख चुके हैं, इसलिए मुझे आपसे ज्यादा अच्छी तरह ये बात कौन बता सकता है कि क्या इस ट्वीट के अंदर कोई सच्चाई है भी या फिर ये बस ऐसे ही है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या सैम का फेस सच में ओचाको और नोबारा का एक मिक्सचर है? और भी कई सारे अमेजिंग लोगों के बीच इस वीडियो की रीच और आपके अपने अमेजिंग ओपिनियंस के लिए मुझे आपके विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में हिडन कैलिबर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आप चाहें तो आप फॉलो करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। और दुनिया भर की एनिमेशन इंडस्ट्री के पीछे के इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग बातों को जानने के लिए अगर आप चाहें तो आप हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके साथ ही रिसेंटली अभी मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें से एक के अंदर मैंने ये बातें करने की कोशिश की है कि वो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से इंडियन एनिमेटर या फिर इंडियन आर्टिस्ट इंडिया को छोड़कर फॉरेन के अंदर जाकर जॉब करने लगते हैं। और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने ये बातें करने की कोशिश की है कि एक किड्स कार्टून और एक एडल्ट एनिमेशन के बीच में एक ट्रू डिफरेंस क्या हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और बस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच टू यू ऑल। आई नो दैट यू आर ऑसम।